सर मेरा टाइम जा रहा है सर। विषय पर बोलिए सर, विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, बोल ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी नो सर। नो ठीक है। सर, चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। संसद में 10 तारीख को कसके हंगामा हुआ था। लोकसभा में अमित शाह बनाम राहुल गांधी देखा देश ने। आज यही SIR वाली बहस छिड़ी राज्यसभा में। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने ED CBI का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ करने की बात कही तो सरकार की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। लोकसभा में भी एक ऐसी बहस जिसकी संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा है, संसद में E-सिगरेट पीने पर बहस। हालांकि बाहर हवा में जो सिगरेट घुली हुई है, जिसे हम आप ले रहे हैं, फेफड़े गला रहे हैं, उस पर चर्चा भी बाकी है। चर्चा तो वैसे बहुत सारे मुद्दों पर बाकी है, मगर जो चर्चा हुई उसे बताने के लिए मैं सौरभ त्रिपाठी फिर हाजिर हूं आपका शो संसद की बात लेकर। वैसे संसद के अंदर चलने से पहले आपको बाहर का हाल बता देते हैं, जहां मामला गरमाया रहता है। कल की बहस पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो राहुल बोले शाह के हाथ पांव फूल गए थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें जब पूछा तो वो बात टाल गए। अब संसद के अंदर लिए चलते हैं। पहले आज राज्यसभा की बात करते हैं, जहां कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली को जहरीला टनल बताया। पिछले 10 साल से दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर क्या काम किए गए हैं, इस पर सवाल पूछा। सुनिए। मेरा इरादा जो एक जहरीली टनल सी बन गई है भारत की राजधानी दिल्ली, पिछले 10 सालों से जो एफर्ट किए गए हैं तो उसके क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं, 2014 में कितना था और 2024 और 25 में क्या है, और अगर सकारात्मक परिणाम अपेक्षाकृत उतने नहीं जितनी आप स्वयं अपने लिए टारगेट फिक्स करते हैं, तो भविष्य में भारत की राजधानी दिल्ली को एक जहरीली सुरंग बनाने से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, यदि संभव हो तो केंद्र सरकार। पर्यावरण मंत्री ने AQI पर दलील दी। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 2025 में दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं गया है। सुनिए। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। लेकिन मंत्री जी को डेटा क्रॉस चेक करने की जरूरत है। काहे कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में छपे डेटा के अनुसार आज के ठीक 1 महीना पहले 11 नवंबर को ही दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 450 को पार कर चुका था या उसके बहुत आसपास था। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि यहाँ AQI 450 को उपलब्धि बताया जा रहा है, जबकि 450 AQI में खुली हवा में सांस लेना 15 सिगरेट पीने के बराबर है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। गजब है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में संजय सिंह ने वंदे मातरम के बाद आज SIR पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरा, गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस बीच राज्यसभा स्पीकर से ही संजय सिंह की बहस शुरू हो गई। देखिए। बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का SIR होगा। SIR आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी
ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, प्लीज। सर ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी सर, क्यों? मेरा समय चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। तो सर आप विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, बोल ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, सर। नो, ठीक है। सर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा का सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर, प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून, सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। और चेयर पर दूसरी बात सर, प्लीज। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि चुनाव में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के बैंक अकाउंट में विपक्ष से 75 गुना ज्यादा फंड है। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सील हो जाने की बात भी याद दिलाई। सुनिए। सीआईडी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जानकारी नहीं आई। बाद में एसआईटी गठित हुई तो यह पता चला 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? सभापति महोदय, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। पूरे के पूरे चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता नहीं अक्षुण्ण रखी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा। अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ऐतिहासिक फैसला दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निष्पक्ष कमेटी को करनी चाहिए, ताकि सत्ताधारी पार्टी के अधीन कार्यपालिका को पूरी शक्ति ना दी जाए। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन की कमेटी होनी चाहिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और दिसंबर 2023 में कानून बदल करके चीफ जस्टिस को बाहर करके एक और कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। 2.1 से 2:1 से फैसला अगर करना है तो ये पहले से ही फैसला कर दिया जाता है। तो ये मैच फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? राज्यसभा में सत्ता की तरफ से मोर्चा संभाला सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु ने इतिहास को टटोलते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। देखिए। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपके पास था क्या जो चोरी हो गया? इसीलिए मुझे एक चीज याद आती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है कि जब वो चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, एक बात और इससे अच्छी हो गई, जब इन्होंने मतदाता सूची पर आरोप लगाना शुरू किया है, इसका अर्थ ये हो गया सर, ईवीएम के आरोप से विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये तो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, बटन दबाते हैं वोट भाजपा को पहुंच जाता है। यदि इनका आरोप सही माना जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि इनका आरोप सही माना जाए, अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है। हकीकत न वो सच था न ये सच है। इस दौरान एसआईआर मामले को लेकर स्पीकर ने भी कुछ कहा कि ठोस सबूत के बिना हायर पोजीशन के व्यक्तियों पर चर्चा करना बना है। उन्होंने दोहराया कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एसआईआर मामले पर किसी तरह की सुनवाई पर अभी विचार होना है। देखिए। I wish to invite the attention of the House to certain procedural aspects. First, the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority under Article 324 of the Constitution of India. Consequently, its day-to-day functioning is not primarily the concern of the Government of India. Secondly, I wish to refer to Rule 238 Class 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a
substantive motion drawn in proper terms. Finally, I would like to remind you that the matters concerning special intensive revision of electoral rolls in various states are presently sub judice and under adjudication by the Supreme Court of India. In this context, एक और बहस है जो चलिए 3 दिन बाद खत्म हो गई, वंदे मातरम पर बहस। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने इस पर अपनी अंतिम बात रखी। वंदे मातरम को देश की आत्मा को जगाने का मंत्र बताते हुए उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह देश की आत्मा को जगाने का मंत्र है। हम ये मानते हैं कि यह राष्ट्र का पुनर्जागरण है और हम यह भी मानते हैं कि यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक तरीके से आह्वान है। और इसलिए यह मंत्र हम सब लोगों को प्रेरित भी करता है और हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सुअवसर भी देता है और उसके लिए प्रेरणा भी देता है। हमारी संस्कृति, गौरवमय संस्कृति, उसके प्रति इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम देखते हैं। यह गीत इतिहास के बहुत से घटनाओं का साक्षी है, जो घटनाएं आज़ादी के समय घटी, और ये वंदे मातरम का मंत्र उन सबको ऊर्जा देता हुआ उस आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में इसने ऊर्जा का काम किया है, यह भी हम सब लोग जानते हैं। अब बारी लोकसभा की, जहां आज कुछ कायदे के सवाल उठे, मंत्रियों के जवाब भी मिले। कार्रवाई शुरू हुई इथेनॉल पर सवाल के साथ। E20 फ्यूल पर तृणमूल सांसद जगदीश चंद्र वर्मा ने जो सवाल पूछा, सुनना चाहिए। তারপর সরকারিভাবে জানা যায়নি কতগুলি যানবাহন E20 সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকার কি এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা করেছে? যদি করে থাকে বর্তমানে কত সংখ্যক যানবাহন E20 জ্বালানির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? तो इथेनॉल फ्यूल से गाड़ी के इंजन या मेटल पार्ट पर असर होगा कि नहीं होगा, इसका क्या जवाब दिया मंत्री नितिन गडकरी ने, वो भी सुनिए। 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की, उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है, अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है। क्वेश्चन आवर में अगला विषय बाढ़ का आया। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बाढ़ पर केंद्र सरकार से क्या मांग रखी, सुन लीजिए। नेपाल से जो हमारे भारत की सीमा है करीब 1465 किलोमीटर है। उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर संजय जायसवाल जी के रक्सौल तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नेपाल की नदियां हैं, चाहे कोसी हो, बाणगंगा हो, राप्ती हो, सरजू हो, इन नदियों का जो ऊपर से पानी आता है, उसके कारण जो भारत की सीमा के सिद्धार्थनगर या बहराइच, बलरामपुर, वो नदियां अपनी कोर्स बदलती रहती है, मेंडरिंग होती रहती है, जिसके कारण कई गांव फिर वो नदी के कैचमेंट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि वो गांव जो बाढ़ के कारण नेपाल और उसके पूरे गांव एकदम वॉश आउट हो जाता है, सारी खेत, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए राज्य सरकार करेगी? आप तो बड़े नेता हो। नहीं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार करती है, एक नीति की बात। जवाब में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि बाढ़ तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं। देखिए, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब बाढ़ के कारण जो भी प्रभावित होते हैं, जो एरिया प्रभावित होता है, उनको अगर कोई सहायता करनी है वो हमारे इसमें नहीं आता है। मगर बाढ़ रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ही वहीं पर व्यवस्था करते हुए बाढ़ को उसका कम प्रभाव नीचे तक आए, उसके लिए कई योजना
की गई है और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं सर। संसद में ट्रेडिशनल कारीगरों के बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने को लेकर भी सवाल उठे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय हरिभाऊ ने क्या पूछा, सुनिए। पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़े और उत्पादन की लागत कम हो, स्फूर्ति योजना क्लस्टर के तहत सरकार ने क्या पहल की है, यूँ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। और मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी एक पिछड़ा इलाका है, इस योजना के तहत इस क्षेत्र के कारीगरों को छोटे उद्योगों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, मैं ये जानना चाहूँगा। जवाब में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर जितिन राम मांझी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। समस्त राज्य देश में लगभग 553 स्फूर्ति योजना लागू है, जिसके तहत जो उसका उद्देश्य है बता दिया गया है जवाब में कि हमें क्या करना है उसके अनुसार। तो जो इनका क्षेत्र है जहां इन्होंने जो बताया उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। केरल से कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन के एथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल को 10% से बढ़ाकर 20% करने पर सवाल पूछा कि क्या यह फैसला लेने से पहले कोई साइंटिफिक स्टडी की गई थी, सुनिए। Sir, earlier the blending level of the ethanol was 10% and recently it was increased to 20%. By increasing this 20%, any scientific studies done by the government or any other these automatic research associations like in Pune. And sir, another concern is that the customer is not aware of the ethanol blending in the petrol, and the retail shops is not displaying any of this the details of this. So it is reported that many retail shops the ethanol is blended more than 20%, and it will affect the mechanical side of the motor. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने एथनॉल ब्लेंडिंग और सरकार की योजनाओं के बारे में जो बताया वो भी आपको सुनाते हैं। First and foremost, the movement from 10 to 20% ethanol blend was done in consultation with all stakeholders. In 2014, when the Honorable Prime Minister assumed office, our total ethanol blending was 1.4%. And I want to share with the Honorable Member that I had the privilege of representing India and Brazil as ambassador as long back in 2006. At that stage, the then government had wanted a 5% blending of ethanol in 10 of our states and union territories. And no, I'm coming to that. And we were not able to do it because our ecosystem did not provide that cushion. Finally, after 2014, we set ourselves a target of 10% blending by November 22, and we were able to achieve it. We were able to achieve it because the ecosystem had been set up. सवाल जवाब के बीच एक सवाल और जिस पर बीजेपी सांसद की थोड़ी सी क्लास भी लग गई, मगर सवाल आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से एक सवाल पूछने की कोशिश की। ओम बिरला ने तुरंत टोकते हुए कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। अनुराग ठाकुर ने भी तुरंत हाथ जोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है? एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर। ये चर्चा यही नहीं रुकी, आगे अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस सांसद पर सदन में सिगरेट पीने को लेकर क्या आरोप लगाए वो भी देखिए। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज, मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए।
कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। संसद के अंदर कोई प्रतिबंधित ई सिगरेट पी रहा है तो ये बेहद गलत बात है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जिस शिद्दत से ये मामला उठाया जा रहा है, काश उतनी ही शिद्दत से पर्यावरण में घुली 10 से 15 सिगरेटों का मुद्दा भी इस संसद में उठता। संसद में बैठे बुद्धिजीवी बताते कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, सरकार बताती कि क्या किया गया, और विपक्ष कुछ अपने सवाल रखता, बहस होती, हमें भी अच्छा लगता, पर उसका नंबर ना जाने कब आएगा। तो यही सब था आज संसद का हाल। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। संसद से जुड़ी ये जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी प्रत्युष रौनक ने, कैमरे पर शूट किया है मोहित ने। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, देखते रहिए न्यूज़ पिंच।